बच्चे स्वागत आपका अपने YouTube चैनल इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल पे। लास्ट लेक्चर में हमने 16.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था। उससे पहले वाले लेक्चर में फिर हमने लास्ट जो लेक्चर कंप्लीट किया था उस लेक्चर में हमने 16.3 एक्सरसाइज के 25 तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। इस लेक्चर में हम 16.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में स्टेटमेंट है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 26 की पूरी स्टेटमेंट जाने, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड से 4 कार्ड्स निकाले गए, 52 पत्तों में से 4 पत्ते निकाले गए। अब कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द 4 कार्ड्स ऑफ सेम नंबर। हमने 52 कार्ड से 4 कार्ड्स ड्रॉ किए, टोटल 52 कार्ड से, उन 52 कार्ड से हमने 4 कार्ड्स ड्रॉ किए। प्रोबेबिलिटी बताओ ऑल 4 कार्ड्स ऑफ सेम नंबर। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो सभी पत्ते सेम नंबर के हों। तो आप सबसे पहले इसमें ये देखिएगा नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। इस पूरे में नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब भी कभी एक से ज्यादा चीजें हम ड्रॉ करते हैं तो कॉम्बिनेशन का केस लगता है। अगर 52 कार्ड से हम 4 कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम हो जाएंगे 52C4। इसको हम सोल्व करेंगे तो यहां आएगा 52 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 48 फैक्टोरियल, इन दोनों का माइनस, एक कम किया, यहां आ गया 51 50 49 48 फैक्टोरियल। 48 फैक्टोरियल से 48 फैक्टोरियल कैंसिल, और इस 4 फैक्टोरियल को हम 4 3 2 1 लिख देंगे। इसको सोल्व कीजिए, यहां आएगा 13, यहां आ जाएगा 17, यहां आ गया 25। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने देखा था मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आ जाएगा 270 एंड 2725, मतलब 270725, 27,725। ये इसका नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स का रिजल्ट आया कि टोटल आउटकम्स इतने होंगे अगर आप 52 कार्ड से 4 कार्ड्स ड्रॉ करते हैं तो। अब कह रहा है जो 4 पत्ते निकाले हैं ऑल 4 कार्ड्स ऑफ सेम नंबर, कि वो जो चारों कार्ड आए वो सेम नंबर के हो। तो देखिए आपके पास फेवरेबल केसेस में कौन कौन आएंगे। फेवरेबल केसेस में एक तो आएगा 1 1 1 1, मतलब ये एक केस हो सकता है। चारों पत्ते सेम नंबर के हो तो सेम नंबर के आने का मतलब 1 1 1 1, इट मीन्स चारों इक्के हो। ऐसे 2 2 2 2, ये सेम नंबर 2 2 2 2 हो सकता है। सेम नंबर उन चारों पे 3 3 3 3 हो सकता है। और ऐसे लास्ट में चलते चलते 13 13 13 13 हो सकता है, क्योंकि लास्ट किंग है और किंग का नंबर 13 है, राइट, 13 नंबर है उनका, तो ये नंबर हो सकता है। तो फेवरेबल केसेस में ये 13 केस है ना, मतलब एक तो ये हो सकता है कि चारों इक्के आए, ये एक केस है। एक हो सकता है वो चारों पे 2 नंबर हो, तो दूसरा केस है। चारों पे 3 नंबर हो, ऐसे करते करते चारों पे 13 हो, किंग हो, तो ये 13 केस बन गए। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, ऊपर तो फेवरेबल केसेस 13, नीचे टोटल आउटकम्स 270725, ये इस पूरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी बन गई। ठीक है, बिल्कुल इसके जैसा ही लेकिन थोड़ा सा अलग करके। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 में जो स्टेटमेंट है, इन सफलिंग ए पैक ऑफ कार्ड्स 4 आर एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड। क्या कर रहे थे, 52 कार्ड्स को की सफलिंग कर रहे थे, मतलब उनको इकट्ठा कर रहे थे। तो 52 कार्ड्स की सफलिंग करते वक्त 4 कार्ड्स आर एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड, 4 पत्ते नीचे गिर गए, ठीक है, वो ड्रॉप हो गए या मिस हो गए। फाइंड द चांस दैट द मिसिंग कार्ड शुड बी 1 फ्रॉम ईच शूट, कि हर पत्ता फ्रॉम ईच शूट, हर पत्ता एक एक शूट से था,
तो सूट होते हैं 4, स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड। तो देखिए, लेकिन उसमें भी आप देखिए, सबसे पहले तो अगर 52 कार्ड को रीसफल करने पे 4 कार्ड्स ड्रॉप हुए हैं, तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स वो तो यही रहेंगे, कितने, 52C4। 52 में से वो कोई भी 4 कार्ड हो सकते थे, क्योंकि 52 में से कोई भी 4 कार्ड मिस होना, ड्रॉप होना, तो 52 में से कोई भी 4, ये नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हो गया। अब वो जो 4 पत्ते जो मिस हुए हैं वो ईच फ्रॉम ईच सूट, तो यहां पर नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज, देखिए क्या क्या बनेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज। 13C1, हर जो 4 पत्ते ना, जो 4 कार्ड हैं, वो 4 कार्ड ईच फ्रॉम 1 सूट, हर पत्ता हर सूट से होना चाहिए। मतलब हो सकता है वो एक, उन चारों में एक पत्ता स्पेड से हो, तो स्पेड 13 में से कोई एक, उन चारों में एक पत्ता क्लब का होना चाहिए, उन चारों में एक पत्ता हर्ट का, उन चारों में एक कार्ड डायमंड का। ईच फ्रॉम 1 सूट, वो चारों पत्ते एक एक सूट से हो, एक डायमंड, एक हर्ट, एक स्पेड, एक क्लब। 13 में से ये कोई एक स्पेड का, 13 में से कोई एक ये मान लीजिए क्लब का, 13 में से कोई एक ये डायमंड, 13 में से कोई एक ये हार्ट। सो 13C1 की वैल्यू 13 ही रहेगी। ये 13 मल्टीप्लाई 13, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, ऊपर फेवरेबल केसेस 13 मल्टीप्लाई 13, नीचे नंबर ऑफ टोटल आउटकम 52C4, और 52C4 की वैल्यू हमने निकाली थी, ये आप यहां रख देंगे। जो भी कैंसिल हो, जितनी भी मल्टीप्लाई हो, वो सब आप करके दिखा दीजिए। ये इस पूरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। आई होप आपको ये दोनों ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जिसमें हमने एक में तो कहा ऑल द कार्ड्स ऑफ सेम नंबर, इसमें कहा जो 4 कार्ड है वो उनमें हर कार्ड हर सूट से हो, ईच फ्रॉम ईच सूट। राइट, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है, इफ फ्रॉम ए लॉटरी ऑफ 30 टिकट्स मार्क्ड 1 2 3 अप टू 30, 4 टिकट्स आर ड्रॉन। 1 से लेकर के 30 तक नंबर लिखी हुई 30 ये लॉटरी टिकट्स थी। इन 30 लॉटरी टिकट्स से हमने 4 टिकट्स आर ड्रॉन, 4 टिकट्स को हमने निकाला। इन 30 में से किन्हीं 4 टिकट्स को हमने निकाला। What is the chance that those marked 29 and 30 are amongst them? चांस बताना है उन 30 में से जो 4 टिकट हमने निकाली है, उन 30 टिकट्स में से जो हमने 4 टिकट्स निकाली है, उन 4 टिकट्स में 29 एंड 30 की जो टिकट्स है वो उन्हीं में हो। मतलब 4 टिकट्स में 29 और 30 की टिकट आ गई है, इसके चांस क्या होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां हम सॉल्यूशन में जान रहे हैं नंबर ऑफ टोटल आउटकम। सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि अगर इस पूरे इवेंट में जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने होंगे। अगर हमारे पास 1 से लेकर के 30 तक लॉटरी टिकट्स है और हमने वहां से 4 टिकट्स को ड्रॉ किया, तो 30 में से किन्हीं 4 टिकट आने के चांस 30C4 इतने टोटल केस बनेंगे। ये आप कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से सोल्व कर लेंगे। इसके बाद नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितना होगा। वो जो 4 टिकट हमने निकाली है, वो जो 4 टिकट्स हमने निकाली है, उनमें 29 और 30 आनी चाहिए, इसके चांस क्या है। बाकी 2 टिकट का पता नहीं, वो दोनों चाहे कोई भी हो नहीं मालूम, लेकिन उन चारों में 29 और 30 आर अमंगस्ट देम। उन चारों में 29 और 30 नंबर की टिकट आनी चाहिए, इसके चांस क्या होंगे। अब देखिए 29 और 30 ये 2 टिकट्स है ना, 29 और 30 ये 2 टिकट्स हैं, तो ये दोनों की दोनों तो आएंगे। बाकी जो 2 टिकट है ये 28 में से कोई भी 2 हो सकती है,
पॉइंट आप समझिएगा, ये 29 और 30 की जो टिकट है, ये 2 टिकट है, ये दोनों यहाँ आ गई। बाकी जो टिकट्स हैं वो 29, 30 के अलावा जो 28 नंबर्स हैं, उन 28 में से कोई भी 2 ये हो सकती हैं। तो फेवरेबल केसेस में आप इसको सोल्व करेंगे, टोटल आउटकम में आप इसको सोल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी आप बना लेंगे। ऊपर तो ये फेवरेबल जो भी आए, नीचे ये टोटल जो भी आए, ऐसा हमें करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 30 में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की स्टेटमेंट है, आउट ऑफ 9 आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट इन अ कॉलेज देयर आर 4 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। एक कॉलेज में 9 आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स हैं, उन 9 आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट में से 4 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं। देयर आर 9 आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट इन अ कॉलेज इन विच 4 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। ठीक है, अब गाइस इसमें से हमें 4 स्टूडेंट्स को लेकर के एक टीम तैयार करनी है। एक टीम ऑफ स्टूडेंट इज टू बी सिलेक्टेड फॉर ए क्विज प्रोग्राम। कोई क्विज प्रोग्राम होना है, उस क्विज प्रोग्राम के लिए इन 9 में से 4 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करना है। उस क्विज कंपटीशन के लिए, उस क्विज प्रोग्राम के लिए इन 9 स्टूडेंट में से हमें 4 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करना है, और कंडीशन यह है कि उन 4 स्टूडेंट्स में 2 बॉयज हो 2 गर्ल्स हो। इसके चांस क्या रहेंगे? तो सबसे पहले हम जानते हैं नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, टोटल 9 स्टूडेंट है, उन 9 में से किन्हीं 4 का सिलेक्शन करना है। तो टोटल आउटकम्स हो गए 9C4, इसको आप सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज। अब वो चाहता है कि जो क्विज प्रोग्राम में 4 बच्चों का सिलेक्शन हो, उनमें 2 बॉयज और 2 गर्ल्स होनी चाहिए। तो 2 बॉयज का सिलेक्शन इन 4 बॉयज से होगा, बिकॉज 4 बॉयज आर देयर। तो 4 में से कोई 2, 4C2, और गर्ल्स 5 में से कोई 2, 5C2। इसको सोल्व कर लेंगे। और प्रोबेबिलिटी आप सब जानते ही हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जो ये आए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ये इस पूरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी बन गई। आसान है, ज़्यादा इतना नहीं है, कंफ्यूजिंग भरा नहीं है, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चंस को आप पढ़ें, उसके अकॉर्डिंग आप देखें कि फेवरेबल क्या बनना है और टोटल क्या बनना है, और फिर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या लगेगा वो हम सब जानते ही हैं। अब इसमें लास्ट के जो 2-3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन जो बचते हैं, हालांकि नई बुक में तो बस एक ही बचेगा, वो एक वर्ड को लेकर के डाउट है। उस वर्ड को लेकर के कितने वर्ड्स बनेंगे उनके लेटर्स का यूज करते हुए, ऐसे हमने परमुटेशन में भी क्वेश्चंस किए थे, तो उन पे बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन में देखिए वर्ड है मैथमेटिक्स, और क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ रैंडम अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स द कॉन्सोनेंट्स ऑक्यर टुगेदर। मैथमेटिक्स जो वर्ड है, इनमें इनके लेटर्स को लेकर के MATHEMATICS, मैथमेटिक्स जो वर्ड है इनके लेटर्स को लेकर के हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, और उन वर्ड्स के सिलेक्शन का चांस क्या रहेगा जिनमें कॉन्सोनेंट एक साथ आए। इन से बनने वाले जितने भी वर्ड्स हैं, उन सभी वर्ड्स में कॉन्सोनेंट एक साथ आए, उनके सिलेक्शन का चांस क्या रहेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनसे टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे। इनसे जो टोटल वर्ड्स बनेंगे वही हमारे टोटल आउटकम्स बनेंगे। तो इनसे, इन लेटर्स को लेकर के जो हम टोटल वर्ड्स बना सकते हैं, टोटल वर्ड्स वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बीच में एक नंबर मिस कर गया था, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अब देखिए m 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल,
a 2 बार है 2 फैक्टोरियल, t 2 बार है 2 फैक्टोरियल। ये हमने परमुटेशंस में पढ़ा था कि जब कोई वर्ड, जब कोई लेटर उस वर्ड में रिपीट हो रहा हो तो उसको हम जितनी बार वो रिपीट हो रहा है उतनी बार वो नीचे लिखते हैं। तो टोटल वर्ड्स इतने बन गए, राइट, जो हमारा टोटल नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स का काम करेगा। अब हम जानना चाह रहे हैं इन वर्ड्स में से उन वर्ड्स के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जिनमें कॉन्सोनेंट एक साथ आए। तो हम अब हमारे फेवरेबल केसेस में वो सभी वर्ड आएंगे जिनमें कॉन्सोनेंट एक साथ आए। when consonants occurs together, then, जरा देखिए कॉन्सोनेंट्स अगर एक साथ आ जाए, कॉन्सोनेंट कौन कौन है? M, T, H, M, T, H, M, T, C, S, ये कॉन्सोनेंट एक साथ आ गए। एक साथ आने का मतलब बैक टू बैक आएंगे। इनमें एक कॉन्सोनेंट आ गया तो फिर सारे कॉन्सोनेंट बैक टू बैक आए, उनसे जो वर्ड्स बनेंगे। बाकी बच गया A, E, A एंड I, राइट, कोई छूटा तो नहीं? A, E, A, I, राइट। ये इतने वर्ड्स हो गए जब कॉन्सोनेंट, ये इतने लेटर हो गए जब कॉन्सोनेंट्स एक साथ आए। तो कॉन्सोनेंट जब एक साथ आएंगे तो इतने ये रिजल्ट बन गया। यही हमारा फेवरेबल केसेस भी होगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल था, वह हमने किया था। अब देखिए यहां पर व्हेन कॉन्सोनेंट्स ऑकर टुगेदर देन नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे? तो ये हो गए 5 फैक्टोरियल जिसमें a 2 बार है डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करना होगा। अब जो कॉन्सोनेंट्स एक साथ हमने लिखे हैं इनका भी तो अपना अरेंजमेंट है। अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन जिस बच्चे ने सीख रखा, अच्छे से पढ़ रखा है, वो बिल्कुल इस बात को समझ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब ये कॉन्सोनेंट हम एक साथ लिखते हैं तो इन कॉन्सोनेंट्स का भी तो अरेंजमेंट है। ये कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल, इसमें m 2 बार है और t भी 2 बार है। तो टोटल तो इनसे इतने वर्ड बन सकते हैं। जब कॉन्सोनेंट्स एक साथ आएंगे तो उनसे नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स ये बनेंगे। तो ये टोटल हो गए, ये फेवरेबल हो गए। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऊपर तो फेवरेबल मतलब 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये सब कैंसिल। यहां आ गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल। 11 में एक कम करेंगे 10 9 8 7 फैक्टोरियल, ये भी कैंसिल। 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे 5 4 3 2 1 और नीचे हो गया 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8। यहाँ पे ये कैंसिल 2 आ गया, यहाँ पे कैंसिल 2 आएगा, राइट, यहाँ कैंसिल, ये 4 आ गया, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 3। तो रिजल्ट आ गया 1/66। रिजल्ट आ गया 1/66। इतना छोड़ दें बस, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई कि कॉन्सोनेंट एक साथ आए, उनसे जो वर्ड्स बनेंगे उनका सिलेक्शन इनके टोटल वर्ड्स में जितना चांस बनेगा उसका 1/66 बनेगा। आंसर पॉइंट में डिवाइड करके दिया गया तो आप डिवाइड करके भी लिख सकते हैं 0.01515 ऐसे डिवाइड करके ये दिया गया है, बट ये नेसेसरी नहीं है, बस आप इतना छोड़ दें 1/66 ही आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारी 16.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 16.4 में क्या 16.4 एक्सरसाइज में क्या फॉर्मूले यूज होंगे, क्या कंसेप्ट यूज होंगे, वो अब हम डिस्कस कर रहे हैं। बच्चे अब मैं अगली जो 2 एक्सरसाइज है 16.4 और 16.5 दोनों में ही क्या फॉर्मूले यूज होंगे वो दोनों को ही मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। और ये वो सभी फॉर्मूले हैं जो हमने फर्स्ट चैप्टर सेट में भी पढ़े थे। कैसे? अगर कोई 2 इवेंट है, इवेंट ए और इवेंट बी,
और ये दोनों इवेंट ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब इनमें कॉमन अगर कुछ भी नहीं है, इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव जाना था, व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी हो इन दोनों के यूनियन की, पी ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, जहां एंड आएगा वहां इंटरसेक्शन है, ये ध्यान रखें, जहां और आएगा वहां यूनियन है। इवेंट ए है, इवेंट बी है, मुझे दोनों इवेंट के यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो दोनों के यूनियन की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होगा पी ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी प्लस पी बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर वो दोनों कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब उनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो दोनों के यूनियन की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी होगा। अगर उन दोनों में कुछ कॉमन है, इंटरसेक्शन है, तो हम सबने जाना हुआ है पी ए यूनियन बी, बिल्कुल सेट्स की तरह फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा पी ए प्लस पी बी और माइनस होगा ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल उसी की तरह। राइट, डिसजॉइंट है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो ये, और ज्वाइंट है तो ये। अब इसमें हमने एक फॉर्मूला हमने जाना था पी ए नोट, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 1 माइनस पी ए होगा, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो। अच्छा, 3 सेट अगर हो, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी, 3 इवेंट है, इवेंट ए, इवेंट बी और इवेंट सी, और अगर मुझे इन तीनों इवेंट के यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आप सबको मालूम है वही सेट का फॉर्मूला लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, माइनस करेंगे जो ए और बी के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है, माइनस करेंगे जो बी और सी के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है, माइनस करेंगे जो ए और सी के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है, और प्लस करेंगे जो तीनों में इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। राइट, ये 3 सेट्स जब है तो उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी, ये 2 सेट के लिए जब ज्वाइंट है, ये 2 सेट के लिए जब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये ए नोट इससे इसका मतलब नहीं है, ये ए नोट सभी के लिए है। राइट, यूनियन की फॉर्मूला इन कंडीशन पे, यूनियन का फॉर्मूला इस कंडीशन पे, यूनियन का फॉर्मूला इस कंडीशन पे। अब जो मैं बातें बताऊंगा वो इनसे एकदम अलग हट करके कि वो ज्वाइंट है, तो मतलब उनके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको पता लगेगा कि नेसेसिटी किन किन चीजों की होनी चाहिए। लाइक अगर मुझे पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, जरा समझे बच्चे, पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी में जो नोट है ना, वो सेट्स में कॉम्प्लीमेंट, जो सेट में कॉम्प्लीमेंट था ना, वो प्रोबेबिलिटी में नोट है। देखिए, जैसे कॉम्प्लीमेंट क्या था, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, इस ए को छोड़ करके बाकी का जो हिस्सा था, बाहर का जो हिस्सा था, वो ए कॉम्प्लीमेंट है। यहां पर नोट क्या है, ये पूरा सैंपल स्पेस है। यहां प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। यहां कोई इवेंट ए है, इस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी तो ये पूरी हो गई। अगर मैं इसके नोट की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो ये बाहर का हिस्सा हो गया, बाहर का जो हिस्सा है वो इसके नोट की प्रोबेबिलिटी है। तो जो ए नोट है वो ए कॉम्प्लीमेंट है, जो बी नोट है वो क्या है, वो बी कॉम्प्लीमेंट है। आई मीन टू से सेट्स में जो कॉम्प्लीमेंट होते थे वो प्रोबेबिलिटी में नोट होते हैं। अब जरा समझिए, तो हमने वहां पर सेट्स थ्योरी में एक डी मॉर्गन्स लॉ जाना था, डी मॉर्गन्स लॉ हमने पढ़ा था, और डी मॉर्गन्स लॉ में 2 बातें हमने डिस्कस की थी कि अगर हम ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट करें तो वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आएगा। अलग अलग पे लगाओगे तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट करें तो ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। अलग अलग पर जब आप कॉम्प्लीमेंट लगाओगे तो इंटरसेक्शन है तो यूनियन, यूनियन है तो इंटरसेक्शन। अब जरा इस बात को समझते हैं, ए नोट
इंटरसेक्शन बी नोट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये प्रोबेबिलिटी बन गई ए नोट। ए नोट मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए नोट इंटरसेक्शन ये देखिए आप इससे मैच कीजिए, ए नोट मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी नोट, बी नोट मतलब बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये किसके इक्वल है? ए यूनियन बी पूरे के नोट के इक्वल है। तो मैं इस पूरे को ए यूनियन बी, अगर मुझे ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं इस पूरे को इस डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग ये लिख सकता हूं, क्या? ए यूनियन, इंटरसेक्शन तो क्या हो जाएगा? यूनियन, और पूरे का नोट, पूरे का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी में क्या हो जाता है? नोट। और आपको मालूम है जब पूरे पे अगर नोट लगा हुआ हो और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो आप 1 में से माइनस कर दें उसके हैपन होने के चांस। तो फॉर्मूला क्या बन गया कि अगर मुझे P A नोट इंटरसेक्शन B नोट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? 1 माइनस पी ए यूनियन B। इनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर देंगे। इंटरसेक्शन है तो क्या होगा? यूनियन, और अलग अलग पे नोट नहीं, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। क्यों? क्योंकि जब अलग अलग पे नोट है तो वो पूरा इकट्ठा यूनियन का नोट है। अब ऐसे ही अगर मैं सेकंड पार्ट पे बात करूं, अगर मुझे पी ए नोट यूनियन बी नोट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, ये वाला पी ए नोट यूनियन बी नोट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो मैं इसे, दोनों पर अलग अलग नोट है, तो मैं इसे पी ए इंटरसेक्शन बी, इसी की तरह पी ए इंटरसेक्शन बी पूरे पे नोट लिख सकता हूं, और पूरे पे नोट हो तो 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो पी ए नोट यूनियन बी नोट की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो गई। आपको तो क्वेश्चन में सीधा फॉर्मूला यूज करना है, तो सीधा फॉर्मूला अगर आपको यूज करना है तो आप याद रखें पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट कितना होगा? 1 माइनस पी ए यूनियन बी, और पी ए नोट यूनियन बी नोट कितना होगा? 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है तो यूनियन, राइट। और ये क्या कहां से आया? ये डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग हमने ये बात की। इसी में ही दो फॉर्मूले हम और डिस्कस करते हैं कि अगर हमें पी ए नोट इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो इसका मतलब है बी बट नोट ए। अगर ये लिखा गया है तो इसका मतलब है बी बट नोट ए, मतलब हम, ये ए है ये बी है, मतलब हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं? हम B की प्रोबेबिलिटी, जिस पे नोट नहीं है, जिस पे नोट नहीं है हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं? B की। नोट ए बट नोट ए, मतलब B बट नोट ए का मतलब हम B माइनस ए निकालना चाह रहे हैं, मतलब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं। यही क्या है? B बट नोट ए, मतलब ओनली B, इसको ये लिखा गया B बट नोट ए, B की प्रोबेबिलिटी लेकिन A की प्रोबेबिलिटी को हटा करके। तो क्या करेंगे? हम इस पूरी B की प्रोबेबिलिटी में से, ये पूरा जो घेरा है ये B की प्रोबेबिलिटी को बता रहा है, हम इस B की प्रोबेबिलिटी में से, आई थिंक आपको यहाँ थोड़ा सा लाइटिंग की प्रॉब्लम है, एक सेकेंड मैं थोड़ा ठीक करता हूँ। हाँ जी, अब बेटर है। पहले ध्यान नहीं दिया लेक्चर बनाते वक्त, यहाँ पे कुछ लाइटिंग सी हो रही थी। चलिए अब आपको दिख रहा है, हमें B बट नोट ए निकालना है। B बट नोट ए का मतलब कि हमें B का चांस निकालना है A को छोड़ करके, B की प्रोबेबिलिटी निकालनी है नोट A की नहीं। तो इस पूरे B की ये वाले हिस्से की प्रोबेबिलिटी निकालनी है B बट नोट A। तो हम इस पूरे B के हिस्से में से, मतलब मैं इस पूरी B की प्रोबेबिलिटी में से ये इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे सिर्फ B बट नोट A का हिस्सा हटा करके मुझे सिर्फ B बट नोट A, ओनली B की प्रोबेबिलिटी मिलेगी। और ये तो आपने कंसेप्चुअली जान लिया। अगर आप डायरेक्ट आप याद रखना चाहते हैं तो आप क्या करें? A नोट इंटरसेक्शन B है, तो जिस पे नोट नहीं है, नोट किस पे नहीं है? B पे नोट नहीं है, तो जिस पे नोट नहीं है आप उसकी प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर दें इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब A और B का इंटरसेक्शन। जैसे अगर मुझे P
ए इंटरसेक्शन बी नोट निकालना हो, तो इसका मतलब क्या है, मैं ए की प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहा हूं बट नोट बी, लेकिन बी की नहीं, मतलब ये वाले हिस्से की प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहा हूं। ए बट नोट बी, ए का हिस्सा लेकिन बी की प्रोबेबिलिटी को हटा करके, ओनली ए। तो क्या होगा, इस पूरे ए की प्रोबेबिलिटी में से, ये पूरी ए की प्रोबेबिलिटी है जिस पे नोट नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी में से मैं माइनस कर दूंगा इन दोनों का इंटरसेक्शन, पी ए इंटरसेक्शन बी। आई होप आपको ये सारे फॉर्मूले समझ आ गए होंगे कि किसी पे अगर नोट है तो फॉर्मूला क्या बना, किसी एक पे नोट है तो क्या बनेगा, दो पर अलग अलग नोट है तो उसको इकट्ठा करके क्या लिखेंगे। डी मॉर्गन लॉ को हमने कनेक्ट किया, यूनियन के फॉर्मूले आप सब अच्छे से जानते ही हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में कुछ कॉमन नहीं है तो पी ए प्लस पी भी हो गया सिंपली, क्योंकि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होने पर। और अगर वो ज्वाइंट है तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो बस इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ये सारे फॉर्मूले आप अच्छे से लर्न कर लें, समझ लें, नोट कर लें, अंडरस्टैंडिंग हो और याद भी हो डायरेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम एक्सरसाइज 16.4 को स्टार्ट करेंगे। 16.4, 16.5 अगली दो एक्सरसाइज में ये सब फॉर्मूले वर्क करेंगे। 16.4 में सारे क्वेश्चन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वाले होंगे, मतलब वहां आप देखेंगे ए इंटरसेक्शन भी कुछ नहीं होगा, उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 ही रहेगी। और फिर 16.5 में उनमें कुछ ना कुछ कॉमन रहेगा तो इंटरसेक्शन का उसमें रोल रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम बात करेंगे 16.4 एक्सरसाइज पे। आप अच्छे से काम करते रहें, सारा सब कुछ नोट करें और बहुत अच्छे से काम करें। बच्चे पढ़ना बिल्कुल ना छोड़ें। थैंक यू सो मच।